श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो नेशनल ही इंटरनेशनल लेवल पर सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। हजरत मौलाना खलील रहमान नुमानी साहब आज हमारे साथ रेडियो वॉइस ऑफ खालसा की गुजारिश पर अपना कीमती समय निकालकर जुड़े हुए हैं। नुमानी साहब ऑल इंडियन मुस्लिम पटना लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, दीन और दास्तू बचाव तहरीक के नेशनल कन्वीनर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने समाज के हक अधिकार के लिए, इंसाफ के लिए, आजादी के लिए कुर्बान किया हुआ है। आज वो हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं, तो आइए सब मिलकर स्वागत करते हैं। नुमानी साहब, आपका हम सब रेडियो वॉइस ऑफ खालसा की टीम की तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार, आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी नुमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ जुड़े, क्योंकि मसला ही ऐसा है, बहुत ही गंभीर मसला हो जाता है। क्योंकि जब हम मिनॉरिटीज की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आप भी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी देश में मिनॉरिटी की सुरक्षा को लेकर अक्सर ही सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि हालात हम जानते हैं, सत्ताधारी लोगों की ताकत हम जानते हैं। तो आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगी और हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी, क्या भारत में अल्पसंख्यक या मिनॉरिटी सुरक्षित हैं? क्या हम ऐसा मान सकते हैं? हाँ जी साहब। जी, इस प्रश्न का एक बहुत ही क्लियर जवाब ये है कि ऐसा हम नहीं मान सकते। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात कि आज भारत का अल्पसंख्यक समाज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारे संविधान में तो जरूर हमको राइट्स दिए गए थे, माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए थे, और किसी तरह का कोई भी किसी राइट से उनको महरूम नहीं किया गया था। लेकिन देश को चलाने वाले और संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग शुरू से अब तक जो रवैया अपनाए हुए हैं, उसकी वजह से कोई भी माइनॉरिटी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। जी जी बिल्कुल। नुमानी साहब, जब हम मिनॉरिटी की असुरक्षा की बात करते हैं, तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, क्योंकि भारत में सभी मिनॉरिटी की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सभी रिलीजन को एक नजर से देखता है, प्रजातंत्र है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो कई बार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी कहें, चाहे हम सिख कम्युनिटी कहें, उनको धर्म के नाम पर जानबूझकर टारगेट किया जाता है, या कहें कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि मिनॉरिटीज को जानबूझ के टारगेट करने का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? जी देखिए, वो माइनॉरिटीज हों या SC ST के लोग हों, OBCs के लोग हों, MBCs के लोग हों, यूं कहिए कि भारत के पूरे मूल निवासी समाज के लोग हों, इन सबको जो उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है, जो उनके फंडामेंटल राइट से उनको महरूम किया है, ये उस मानसिकता वालों ने किया है जिनको बहुत छोटी बुद्धि मिली है, और जो डिवाइड एंड रूल के माहिर हैं। हजारों साल से उन्होंने भारत के मूल निवासी समाज को दबा कर रखा था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर से वैसा बन गया, और उसमें भी बहुत बड़ा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को और ऐसे ही दूसरे जो मूल निवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले इंटेलेक्चुअल से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे, और उस वक्त जो पूरी पब्लिक का मूड था, उस सब की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा बन गया। लेकिन पहले ही दिन से ये बात अगर कही जाए तो इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होगा कि उस संविधान को नाफिज करने के सिलसिले में शुरू से नियत में खोट रही। देखिए, मैं बताता हूँ कि 14 अगस्त 1947 जो तथाकथित आज़ादी है हमारे देश की, उससे एक दिन पहले जो संघ परिवार का जो तर्जुमान है, जो उसका अखबार का ऑर्गेनाइजर, उसने साफ साफ लिखा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आई कोट, इन हिंदुस्तान ओनली द हिंदूज फॉर्म द नेशन and the national structure must be built on that faith
and sound foundation. The nation itself must be built up of Hindus on Hindu traditions, culture, ideas and aspirations. तो ये जो मेंटलिटी है, ये जो अप्रोच है, इस मानसिकता के लोग ये जैसे जैसे ताकत पकड़ते रहे वैसे वैसे भारत के अंदर जमीन तंग होती चली गई तमाम माइनॉरिटीज के लिए और मूल निवासियों के लिए, ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए, जो असल में मेजोरिटी है, जो भारत की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, उसी के लिए उसका अपने देश की जमीन तंग होती गई। और ये दरअसल हुआ उन लोगों की वजह से कि जिनको बहुत छोटा सा दिमाग मिला है और जो कहीं भी गए हैं, यूरेशियंस दुनिया के जिस देश में भी गए हैं, उन्होंने उस देश के मूल निवासियों को तबाह किया है, उनका मैसेकर किया है, उनको जंगलों में जाकर बसने पर मजबूर कर दिया है और खुद उस देश के तमाम रिसोर्सेज पर और पावर के तमाम पूरे स्ट्रक्चर पर वो लोग काबिज हो गए। यही कहानी हमारे देश में भी अनफॉर्चुनेटली दोहराई गई है। जी जी, नुमानी साहब, जब हम गुलाम भारत की बात करते हैं तो उस समय माना जाता था कि जब भारत पाकिस्तान का डिविडेशन हुआ तो भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले भारत में जो मुस्लिम लीग एक अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती थी। तो ये जो पोजीशन है, कई लोगों का, जानकारों का ऐसा मानना है कि जो मेजॉरिटी या जो ताकत मुस्लिम लीग के समय थी, आज के समय में वो मेजॉरिटी या वो ताकत भारत में देखने को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं क्या ये वजह भी हुई है कि संघ हमें ज्यादा, या हम कहें कि संघ की जो विचारधारा है वो विचारधारा हमें ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। तो क्या वजह, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग जितने स्ट्रांग थे, अभी तक भारत में इस तरह की मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी लीग ताकत नहीं खड़ी पैदा कर पाई है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, असल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये रही है कि भारत के मुसलमान, भारत की जो समाजी व्यवस्था है उससे उसके सिलसिले में उनकी जानकारी जीरो के बराबर रही है। वो नहीं समझ के, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, भारतीय मुसलमान इस समाजी व्यवस्था के बारे में अब उनको कुछ जानकारी मिलनी शुरू हुई है। जो ऐसे अभियान चलने शुरू हुए हैं, ऐसे संगठन खड़े हुए हैं जिन्होंने भारत के मूल निवासी समाज को सच्चाई जोड़कर इकट्ठा करके उनको सच्चाई और व्यवस्था के बारे में बताना शुरू किया है। तो भारत के मुसलमान ये समझते रहे कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं यहाँ, वो सब के सब हिंदू हैं। और अनफॉर्चुनेटली असल में एक प्रॉब्लम ये भी हुआ है कि खुद उन्होंने, उनके भी पब्लिक की अक्सरियत ने अपने आप को हिंदू मान लिया और इसके धोखे में आ गए लोग। इस बात को, इस समाजी व्यवस्था को अगर भारत की कोई मुस्लिम लीडरशिप समझी थी तो मुस्लिम लीग लीडर्स ही इसको समझे थे और उन्होंने जहां भी मौका मिला उन्होंने इस आवाज को बल पहुंचाया। बाबा साहब अम्बेडकर को जो सीट मिली वो भी बंगाल की एक मुस्लिम लीग के सदस्य ने रिजाइन करके उनके लिए अपनी सीट खाली की। फिर लंदन की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो प्रेजेंटेशन किया और भारत की जो समाजी सच्चाइयां ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश की, तो गांधी जी के सख्त विरोध के बावजूद और बहुत रिक्वेस्ट के बावजूद जो मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे, उन सब ने बाबा साहब अम्बेडकर की डिमांड का साथ दिया। और वो इसलिए दिया कि उन्होंने ये बात कही कि हमारे ख्याल में, हमारे यकीन के मुताबिक ये डिमांड एक जेन्युइन डिमांड है और जो खुद हिंदू नहीं है उसको जबरदस्ती हिंदू बनाने का किसी अधिकार नहीं। धर्म तो इंसान की अपने चॉइस की चीज है, तो ऐसा जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? हमारे सिख भाई ये कहते हैं कि भाई हमारी अलग आइडेंटिटी है, लेकिन उनको कहा जाता है कि नहीं आप भी हिंदू। बुद्धिस्ट कहते हैं कि हमारी अलग आइडेंटिटी है, नहीं उनको भी कहा जाता है कि नहीं आप भी हिंदू। लिंगायत समाज के लोग कहते हैं ब्रिटिश पीरियड में उनकी अलग आइडेंटिटी मानी जाती थी ऑफिशियली,
लेकिन अजीब तथाकथित आज़ादी के बाद से हमारी सरकार ने उनको हिंदू मर्ज कर लिया। तो ये जो एक चाल है कि जो हिंदू अपने को नहीं मानता उसको भी जबरदस्ती हिंदू बनाना, तो इसकी वजह से समाज के अंदर एक बेचैनी का एहसास है और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी को खत्म करके कल्चरली एसिमुलेट किया जा रहा है, हमको जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है और ये चीज देश की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। जी नुमानी साहब, ये जो सारा मसला है, जो हम समस्याओं की बात करते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि जब भी हमें मिनॉरिटी पावर या मूल निवासी पावर जब भी कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग नजर आने की कोशिश की जाती है, तो संघ की तरफ से या सत्ताधारी लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह के षड्यंत्र किया जाता है, कमजोर करने की, यूनिटी को या बहुजनों को कमजोर करने की कोशिश बराबर की जाती है। एक मसला भी हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो बाबरी मस्जिद पे बहुत सारी अलग अलग राय दी जाती है, अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा। आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर बाबरी मस्जिद तुड़वाने के पीछे संघ परिवार का क्या मकसद था, या संघ परिवार का इसमें, या संघ जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा को किस तरह से लागू करना चाहते थे, क्या वाकई वो विचारधारा लागू हो पाई, ये भी मैं जरूर जानूंगी। पहले ये जरूर बताएं कि ये मसला क्या था। जी देखिए, भारत के जो मूल निवासी समाज है, जब कभी भी उसके अंदर अपने मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ अवेयरनेस पैदा होती है और वो उठ खड़ा होने लगता है अपने अधिकारों की मांग के लिए, और उन मौलिक अधिकारों से जिसको उसको वंचित किया गया उसको प्राप्त करने के लिए वो कोई ऑर्गेनाइज्ड कोशिश शुरू करता है, तो उधर से देश के ध्यान को हटाने के लिए और नेशनल एजेंडे को बदल देने के लिए वो जो चालाक दिमाग है वो फौरन कोई हिंदू मुस्लिम मसला क्रिएट कर देता है। कोई ऐसा इशू जो असल में नॉन इशू होता है, इसको देश के सामने लाकर सत्ता की और मीडिया की पूरी ताकत से उस असल मसले को पीछे डाल देने कामयाब हो जाता है। बाबरी मस्जिद मसला भी उसी की एक मिसाल है। जब वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो शायद उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के इरादे से, या जो भी उनकी नियत रही हो वो तो खुदा जाने, उन्होंने मंडल कमीशन की जो सिफारिशात 30 साल से अलमारी में बंद पड़ी थी, उन्होंने उनको निकाल कर इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर कर दिया और वो भी समाज को रिजर्वेशन अधिकार उसके जरिए से मिला। अब ये बात किसी भी तरह ब्रह्मवादी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं थी कि ओबीसी समाज को मिलेगा तो थोड़े दिनों के अंदर वो उसके बराबर खड़ा हो जाएगा, उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलेगा तो उसके लड़के लड़कियां एजुकेशन के लिहाज से भी आगे बढ़ जाएंगे, उसको नौकरियों में अगर आरक्षण मिलेगा तो पूरे देश के हर डिपार्टमेंट के अंदर उनका भी एक हिस्सा होगा, और अगर उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा तो फिर वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो जाएंगे। और ये बात उनको लगता था कि उनकी हजारों साल व्यवस्था को कमजोर कर देगी, तो इसके लिए उन्होंने जो चाल चली वो सीधे सीधे अगर इसके खिलाफ जाते तो इससे तो ओबीसी समाज और ज्यादा उनकी चालों को समझ जाएगा, और ओबीसी समाज के जो करोड़ों लोग हैं, आम पुरुष और हमारी महिलाएं जो नहीं जानती इन सारी चालों को, वो भी समझने लगते कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं। अब तक तो उनको बताया गया था कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हैं, तुम्हारे दुश्मन क्रिश्चियंस हैं, तुम्हारे दुश्मन सिख हैं, लेकिन उनके सामने सच्चाई आती कि दुश्मन तो कोई और है। तो उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने देश के एजेंडे को बदलने के लिए अचानक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की तहरीक शुरू कर दी, जिसका मूल मकसद न तो मंदिर का निर्माण था और न कुछ और था, मकसद था देश के एजेंडे को बदलना, और वो जो मूल निवासी समाज के अंदर एक पहचान खड़ी हो रही थी उसके ओबीसी समाज में, उसको फिर से हिंदू मुस्लिम मसले के ऊपर खड़ा करके उसको हिंदू बनाकर
और लड़ाई को उस रुख पर मोड़ देना। क्योंकि वो अगर ये लड़ाई ना हो, अगर एससी एसटी के लोग मुसलमानों को दुश्मन न समझे, अगर ओबीसी लोग मुसलमानों को दुश्मन न समझे, तो फिर ये छुप जाएगा उनका सारा षड्यंत्र। तो वो चाहते हैं कि हमारा षड्यंत्र जो है वो छुपा रहे, तो उनको तो लड़ाना है मकसद। तो बाबरी मस्जिद का जो पूरा मूवमेंट चलाया गया, उसका मेन मकसद वो था। और ये बात मिस अडवाणी जी ने अपने एक लेख में लिख भी दी बाद में। ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और हम सब जानते हैं कि ये जो इशू था बाबरी मस्जिद का, इसका असल में जो मकसद था वो था, न इसको मुसलमान समझे और न इसको ओबीसी के ज्यादातर लोग समझे, और पूरा देश एक आग में झुलस गया। जी जी नुमानी साहब, अक्सर ये जो 85% बहुजनों की हम बात करते हैं, जिसमें अलग अलग लोग समुदाय के लोग निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, तो एक सवाल बार बार वही खड़ा होता है जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं। तो जब 85% में अगर हम मिनॉरिटीज को छोड़ दे, तो हम जो लोग हैं वो हिंदू ही नहीं है, बहुत से लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। तो उसके बाद जो ये एक संघ हिंदुत्व का जो नारा देता है कि हम भारत को हिंदुस्तान बनाएंगे या भारत को हम राम राज लेके आएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात करता है। हिंदुत्व मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की बात करता है। तो जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो फिर वो क्यों नहीं इस बात को डिक्लेयर कर देते? क्योंकि इतने सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सोशल सोसाइटी कार्य कर रही है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे 11 लाख संगठन काम कर रहे हैं। तो नुमानी साहब, वही सवाल जरूर एक जहन में उठता है, तो इसका मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों नहीं लोग अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर देते, यदि वो हिंदूवादी विचारधारा को समझते हैं। तो आज भी हम 85% लोग हिंदू ही कहलाते हैं, ऐसा क्यों? जी साहब। देखिए, ये आपने बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मानना ही पड़ेगा सबको कि मुस्लिम समाज जिस तरह इस सिलसिले में रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तकलीफों को झेल रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, वो सिर्फ इस बात की दे रहा है कि वो किसी भी तरह अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को छोड़ने को तैयार नहीं है, और किसी भी तरह वो अपने ऊपर हिंदू का लेबल लगाने को तैयार नहीं है। बार बार कहा जाता है कि भाई हिंदू से तो हम राज लेते हैं कि जो भी भारतीय है, जो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, इसलिए आप भी अपने आप को कम से कम इस लिहाज से हिंदू मान लीजिए। लेकिन मुसलमान इस सिलसिले में ये बात हमारे सब अल्पसंख्यक समाजों के लोगों को, उनके लीडरों को इस सिलसिले में जितना क्लियर है, काश के मैं इतनी ही उम्मीद और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि और समाजों के लोग भी उतना ही क्लियर हो जाए। बात यह है कि हम अंदर तो बातें कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह खुलकर ये बात मैदान में आनी चाहिए, जिस तरह ये बात खुलकर मीडिया में आनी चाहिए और हर मंच से कही जानी चाहिए, बहुत कम समाजों के जो लीडर्स हैं वो ये बात खुलकर कहते हैं, बंद कमरे में कह लेते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते कि इस बात को बाहर चैलेंज करें पब्लिक में या कोर्ट्स ऑफ लॉ में या लेजिस्लेटिव हाउसेज में। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। एक तरफ तो मेरा ये रिमार्क भी है कि दूसरी माइनॉरिटीज के लोगों को इस सिलसिले में और ज्यादा क्लियर होना चाहिए, और एससी एसटी समाज के लोगों को, ओबीसी के समाज के लोगों को और तमाम लोगों को, जो उनको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए उन तक, और उनकी जबान से ये बात हर तरफ जानी चाहिए कि भाई हम जो हैं वो हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हमें जबरदस्ती आप मत हिंदू बनाओ, ये तो हमारा चॉइस है। हम चाहेंगे तो हम हिंदू बनेंगे, हम चाहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही मौजूद नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो इसलिए भी वो ये एक पॉलिटिकल गोया एक टाइटल है, ये रिलीजियस टाइटल नहीं है। और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अगर वो हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को हिंदू मानते तो वो अपने मंदिरों में उनको खाने देते, वो उनको इक्वल देते और उनको अछूत न बनाते। इसका मतलब ये है कि रिलीजियसली वो उनको हिंदू नहीं मानते, पॉलिटिकली उन्होंने उनको हिंदू बना रखा है सिर्फ इसलिए
एक झूठी मेजॉरिटी वो मुल्क में बना रखे। बट ये सब के साथ साथ मैं ये आशा रखता हूँ कि जिस तरह की अब बेदारी फैल रही है, अगर ये सारे संगठन अपनी कोशिशों को जारी रखने में कामयाब हो गए और नेक नियति के साथ इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और राजनीतिक मैदान में उछल कूद जल्दी मचाने से पहले इस समाजी काम को लंबी मुद्दत तक पेशेंस के साथ वो करते रहे, जहाँ तक कि इतनी अवेयरनेस फैल जाए कि हर कच्चे पक्के घर में रहने वाला भारत का मूल निवासी अपनी असली आइडेंटिटी को खुद पहचान ले और वो खुद बाई चॉइस कुछ बने, बाई फोर्स न बने, वो बाई चॉइस कुछ भी बने, वो सिख बने, मुस्लिम बने, हिंदू बने, वो क्रिश्चियन बने, कुछ बने। जब ये समाजी बेदारी पूरे समाज में फैल जाएगी तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद देश का सिस्टम बदल ही जाएगा। जी जी बिल्कुल। नुमानी साहब, बीच में अभी एक मसला चल रहा है, काफी समय से निलंबित है और ये मसला अभी प्रेजेंट का भी है, जिसे हम यूनिफाइड कोड बिल कहते हैं। इसके लिए भी काफी कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। समय समय पर जब सरकारें आती है तो कुछ सरकारों की तरफ से बहुत दबाव दिया जाता है इस बिल को लागू कराने के लिए, तो वो भी आपसे जरूर समझना चाहेंगे, क्या वाकई ये बिल देश के इतने हित में है कि केंद्र जो सरकार है वो इसको लागू कराने के लिए काफी दलीलें पेश करती है, जिसे हम यूनिफाइड कोड बिल कहते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम की कोई चीज इस देश में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। इस देश में 6,000 जातियां हैं, उनकी अलग मान्यताएं हैं, उनकी अलग कल्चर्स हैं, उनकी अलग रस्में हैं, उनके अलग तौर तरीके हैं, उनकी अलग तहजीबें हैं। और इस देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो इन डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी बाकी रहेगी तभी ये भारत बाकी रहेगा। ये भारत सऊदी अरबिया नहीं है और भारत इजराइल भी नहीं है, भारत भारत है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहने वाले लोग असल में तो जब इलेक्शन के वक्त आता है तो ऐसी बातें कही जाती हैं, फिर वही 9 इश्यूज को फिर एजेंडे पर लाकर ध्रुवीकरण कराने के लिए, पोलराइजेशन कराने के लिए। और उसका कहा जाता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए जरूरी है कि इससे देश यूनाइटेड होगा। कितनी उल्टी बात है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके हर स्टेट का अपना अलग पर्सनल लॉ है, उसके बावजूद वो यूनाइटेड है। तो हर स्टेट का अपने पर्सनल लॉ होने के बावजूद वो देश यूनाइटेड रह सकता है। तो हमारे यहाँ की डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं वो अपने अपने पर्सनल लॉ पर प्रैक्टिस करें, उससे देश की एकता और अखंडता और मजबूत होगी। अलबत्ता अगर जबरदस्ती किसी की मर्जी के बगैर उसके पर्सनल लॉ और संस्कृति को छीना गया और उसके ऊपर कोई और संस्कृति को थोप दिया गया, इससे देश की एकता और अखंडता को समझ आता है। जी। और आप देखिए कि रिसेंट डेवलपमेंट है वो, इससे पहले ऐसा होता था कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है जब वो खड़ा होता था तो सिर्फ मुसलमान ही आगे बढ़कर उसको अपोज करते थे। और इस बात को भी मानना पड़ेगा कि देश के सेक्युलरिज्म की हिफाजत बहुत सालों से ज्यादातर मुसलमान करते चले आ रहे हैं। और जरूरत इस बात की है कि सब मिलजुल कर इस देश के संविधान की, इस देश की सेक्युलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक की और इसकी हिफाजत सब मिलकर करेंगे तभी हो पाएगी। किसी भी समाज पर ये बोझ नहीं डाला जा सकता। लेकिन ये जो आजकल समाज के अंदर एक बेदारी की कोशिश चल रही है, ये उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है कि शायद देश की तारीख में पहली बार हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मुसलमानों के अलावा दूसरे नॉन मुस्लिम समाज की रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने इंटरवीन किया है और एफिडेविट के जरिए से इस स्ट्रांगली यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज किया है। अब तक ऐसा होता था कि ज्यादातर मुसलमान ही करते थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों की तरफ से
आदिवासी लीडरशिप की तरफ से, जिनकी संख्या इस देश में 11.5 करोड़ से ज्यादा है, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन दाखिल हो चुका है। और भी समाजों की तरफ से, सिख समाज की तरफ से, लिंगायत समाज की तरफ से और बुद्धिस्ट समाज की तरफ से और भी समाजों की तरफ से हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करने जा रहे हैं और वो भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम विरोध करते हैं और वो देश के हित में नहीं है। जी बिल्कुल। हिमानी साहब, जब हम 85% मूल निवासियों की बात करते हैं तो ये जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हालात जो है वर्तमान परिस्थितियों में तो मूल निवासी आज़ाद तो नजर नहीं आते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का जिस तरह से हनन होता है वो कहीं भी वो सारे ही अधिकार इंसानियत से परे नजर आते हैं। तो सवाल वहीं आके फिर रुकता है कि जब हम मानते हैं कि देश पूरी तरह आजाद हुआ ही नहीं है, मौलिक अधिकार लोगों को मिल ही नहीं पाए हैं, तो ये जो आजादी का रास्ता है, अगर हम अपने इतिहास में भी देखते हैं तो समय समय पर जब भी गुलामी की बात आती है कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई है। आज अगर हम 21st सेंचुरी में बात करते हैं कि मूल निवासियों की आजादी कैसे हो, क्या वो वाकई गुलाम है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, आजाद भारत की हम बात करते हैं, 14 हम अभी 15 अगस्त को पूरा देश सेलिब्रेट भी करेगा भारत की आजादी के लिए। क्या आप मानते हैं कि भारत आजाद है? और इसके बारे में आप जरूर बताएं, फिर मैं अपना अगला सवाल रखूंगी। जी देखिए, सच्ची बात ये है कि काश मैं इसके जवाब में ये कह सकता कि भारत आजाद है। मैं इसलिए ये तमन्ना रखता हूँ कि काश ये कह पाता कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ जिस परिवार के बेशुमार लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें दी, जेलों में गए जी, और पूरी फैमिली इसको कुर्बान कर दिया। इसलिए ये बात की तमन्ना मेरे दिल में है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जस्टिफाइड है। लेकिन मैं कैसे कह दूं कि मेरा ये प्यारा देश वाकई आजाद हो चुका है? मैं इसके खिलाफ अलामतें कदम कदम पर मानता हूँ, देख रहा हूँ कि हमारा देश को वाकई आजादी नहीं मिली। आजादी किस लिए हमको चाहिए थी? इसलिए चाहिए थी कि सबकी बराबर से तरक्की हो और इसके लिए सही रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी था। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ लागू किया गया है वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। उसमें उसी व्यवस्था को लादने वाले लोग जो हजारों साल से सत्ता पर और तमाम चीजों पर काबिज हैं, उन्हीं की पार्टियां हैं और वही नॉमिनेट करते हैं। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में चाहे मुस्लिम नुमाइंदे हों या SC/ST के नुमाइंदे हों या OBC के नुमाइंदे हों, वो बेसिकली पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं अपने अपने समाजों में। वो अपने अपने समाजों के नुमाइंदगी पार्टी में नहीं कर सकते, और जब वो नहीं कर सकते तो वो अपने अपने समाजों को आजादी के जरिए से मिलने वाले अधिकार कैसे दिला सकते? इसलिए ये आजादी बहुत अधूरी है और ऑन पेपर है, और इस आजादी से जितना लाभ होना चाहिए था और भारत के एक फर्द को भी महसूस होना चाहिए था कि मुझे भी आजादी मिली है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों हर पुलिस स्टेशन में मंदिर बना हुआ है? मैं एक सीधा सवाल उठाता हूँ, एक सेक्युलर स्टेट के पुलिस स्टेशन में एक विशेष समुदाय के अपने प्लेस ऑफ वर्शिप होने का क्या जवाब है? कैसे महसूस होगा हर शख्स को जब भी वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, किसी सरकारी दफ्तर में जाएगा, वो कैसे महसूस करेगा कि ये मेरा भी दफ्तर है? वो तो ये समझेगा कि ये फला वर्ग का दफ्तर है। तो हर तरफ से ये सिग्नल दिया जा रहा है देश के नागरिकों को कि देखो तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, अपनी औकात में रहना, अपनी हुदूद में रहना, ये सिग्नल दिया जा रहा है। तो लेकिन ये बात भी इसकी का खुलासा है कि जब कभी भी जुल्म हद से आगे बढ़ने लगता है तो फिर लोगों के अंदर एक बेदारी उठ, और
गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने और आज़ादी हासिल करने के लिए लोग संघर्ष शुरू करती हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इस देश में कानून के हद में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीकों से, बहुत ही सिविलाइज तरीकों से वो संघर्ष आगे बढ़ रहा है। साहब, जो लगातार आपसे ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो मुद्दे बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, हम चर्चा कर रहे थे कि भारत को आजाद मानना कहाँ तक उचित है। इसके अलावा जरूर आपको एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहूंगी। नुमानी साहब, आपने बात की कि भारत को हम किस तरह से आजाद मान ले जब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये सवाल भी फिर खड़ा होता है कि आखिर भारत जब आजाद है ही नहीं तो उस आजादी को कैसे लड़ाया जाए, कैसे अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त किया जाए, वो रास्ता क्या होना चाहिए? जी, देखिए, उस रास्ते का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो ये कि पूरे भारत के निवासियों, मूल निवासियों में जानकारी फैलाई जाए, जी, जागरूकता फैलाई जाए, एक बेदारी और अवेयरनेस फैलाई जाए। जब तक हम ये स्टेप नहीं उठाएंगे, अगला कदम हम नहीं उठा सकते। हम लोगों को जानकारी दें, इनको ऑर्गेनाइज करें और लोकतांत्रिक तरीकों से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से हम उनको अपने अधिकारों के प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ाएं। यही एक रास्ता है जो बहुत पीसफुली भारत के लोगों को उनके मौलिक अधिकार को दिलवाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस संघर्ष की, अभियान की या इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। जी, जब हम आजादी की बात करते हैं कि आजादी के लिए सभी को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुलानी साहब, जब जागरूकता की बात आती है तो हमें अलग अलग तबका तो जागरूक नजर आता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या मूल निवासी या ओबीसी कैटेगरीज हो, अलग अलग जो मिनॉरिटीज हो। लेकिन जब बात सभी की यूनिटी की आती है तो फिर क्यों वहाँ यूनिटी नजर नहीं आती? क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, जब बाबरी मस्जिद का अगर हम कहें वो मसला हुआ था, या अगर हम कहें कि पंजाब में जब 1984 का सिख कत्लेआम का मुद्दा हुआ था, चाहे वो आदिवासियों के कत्लेआम का मुद्दा होता है, चाहे वो हरियाणा में रिजर्वेशन का मुद्दा होता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। उस समय अक्सर देखा जाता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ही अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। तो वो भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि या तो सबकी समस्याएं अलग है इसलिए सब अलग अलग लड़ रहे हैं, या फिर उनमें जानकारी का अभाव है। तो इस चीज को कैसे, इसका क्या निदान हो सकता है, उसके बारे में भी जरूर बताएं। जी, देखिए, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। समस्याएं एक जैसी हैं। असल में अब तक क्या होता रहा कि हर समाज, ज्यादातर समाज के लोग अपने अपने अधिकारों के लिए अलग अलग लड़ते रहे। ऐसे लीडर्स की, ऐसे संगठनों की और ऐसी लीडरशिप की, ऐसे नेतृत्व की कमी रही जो इनका दिल बड़ा हो और जो वो सबको जोड़ सके, सबको इकट्ठा करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सबको लेकर चल। देखिए, ये काम जब तक नहीं होगा तब तक हमारी वो तमन्ना पूरी नहीं होगी, और जब तक हम अलग अलग लड़ते रहेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। मैं ये देख रहा हूँ कि भारत में ऐसे अब ये अभियान मजबूत हो रहा है, जो 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 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी सबको इकट्ठा करके तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। इसमें हम सबको, हर समाज के नुमाइंदों को बहुत ख्याल रखना होगा कि हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस न करें और एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का बहुत ख्याल रखें और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ें, क्योंकि वो बुनियादी मसले अगर हल हो गए तो सबके मसले अलग अलग हल होते हैं। लेकिन अगर हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बनाया और ऐसे ही अपनी समस्याओं पर हमने विश्वास रखा और हम उसी के लिए सेंसिटिव रहे, मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो तो सिर्फ मुसलमान बोले, सिखों पर कोई अत्याचार हो तो सिर्फ सिख बोले,
ये अगर चलता रहा तो फिर हम आपस में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अब हमको ये संकल्प लेना होगा कि किसी एक समाज के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो दूसरे समाज के लोग आगे बढ़कर उसको न्याय दिलाने के लिए सामने आए, और यही सब समाज एक दूसरे के साथ जब करने लगेंगे और मोहल्ले की सतह पर, गांव की सतह पर भाईचारे की फिजा बने, आपस में मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे के साथ उठना बैठना, इससे भी बहुत ज्यादा हमारे देश को तरक्की मिलेगी और हमारे ये इसको बल मिलेगा। कि हमारा जो आपस में मिलना जुलना नहीं होता, आज दूर दूर से हम एक दूसरे को देखते रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और वो तीसरा अक्सर वही होता है जो हमें एक दूसरे से दूर ही रखना चाहता है, वो लड़ाना ही चाहता है। तो अगर हम ये करते रहे तब तो फिर दिक्कत पेश आएगी। मगर जिस तरह अब इस देश में अब सब करीब आने लगे हैं और ऐसी लीडरशिप मिलने लगी है जो सबको दिल से जोड़ना चाहती है, तो इससे तो मुझे एक अच्छे भविष्य का ये आसार नजर आते हैं। जी नुमानी साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। दो कॉलर लाइन पे हैं, तो कॉलर से गुजारिश करना चाहूंगी आप लाइन पे रहिए, आपको बिल्कुल मैं लाइन पे लूंगी ताकि आप हमारे मेहमान से बात कर सके। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी कॉलर 2798। स्वागत है आपका रेडियो वॉइस ऑफ खालसा पर। पुष्पा जी, आपको और आपके मेहमान नुमानी साहब को सलाम अलैकुम, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, नमस्कार सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं तो नुमानी साहब को सवाल क्या पूछना है, मैं तो इनका धन्यवाद करने के लिए ही फोन किया था कि हम भोपाल में मिले थे और सिर्फ दिल का रास्ता से इनसे बात करूं, तो मैंने तो सिर्फ हेलो करने के लिए ही फोन किया। तो नुमानी साहब बहुत इनकलाब की बात और बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं, सभी को, हमारे को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं एक नुमानी साहब छोटा सा बात आपसे करनी चाहता हूँ कि जो ये डबल स्टैंडर्ड है ये लोगों का, कि जब तो इन्होंने यूज करना होता है तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं, लेकिन जब राइट्स देने होते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि आप दूसरी जाति के हो, छोटी जाति के हो, आप क्वालिफाई नहीं करते, ऐसा बोल के। लेकिन ये बात ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, जहाँ यूज करना ऐसा सिखों के साथ किया जाता है, मुसलमान वीरों के साथ किया जाता है, और जो कम जातियां वाले, कम गिनती वाले लोग हैं मिनोरिटी में, वो उनको साथ किया जाता है। ये हमारे लोगों से कैसे समझाया जाए इस बात का कि ये डबल स्टैंडर्ड के साथ यूज करते हैं और आपस में लड़ाने का काम है, और हिंदू का नाम है जो जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। ये अपने लोगों से नुमानी साहब कैसे समझाया जाए, कैसे कौन सी चीज में से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़े अपने लोगों की, बस यही मेरा छोटा सा सवाल है। तो एक बारी फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कंटिन्यू रखो पुष्पा जी, और नुमानी साहब एक बार फिर आपको सलाम अलैकुम, थैंक यू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का, प्यार भरी वाणी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भोपाल की मुलाकात भी याद आ गई, और आपके मीठे सुरों से मोहब्बत की जो अमृत मुझे घुलती हुई मिली है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपकी इस क्वेश्चन का एक बहुत ही मुख्तसर जवाब देता हूँ। आपने बहुत अहम बात पूछी कि अपने अपने समाज के लोगों को समझाना है। ये एक लंबा काम है, इसमें कोई शक नहीं कि पेशेंटली हमको ये काम करना होगा, इसलिए कि हमारे समाज के अक्सर लोग इस सच्चाई को नहीं जानते, और अपने अपने समाज के लोगों को समझाना होगा। एक दूसरे के समाज के लोगों को समझाने में हमें एक दूसरे का सहयोग देना होगा, उसकी हिम्मत बढ़ानी होगी। और ये जानकारी पहले और कम थी, आज पहले जितनी थी आज उससे काफी ज्यादा है। अगर हम इसी तरह कोशिश जारी रखेंगे और इसको और बढ़ाएंगे तो कल को ये जानकारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, परसों को और बढ़ेगी, यहाँ तक कि ये उस लेवल तक पहुंच जाएगी जो फिर इस व्यवस्था को बदलने में कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कॉलर का हमारे साथ लाइन पे जुड़ने के लिए। एक और कॉलर लाइन पे जुड़े हैं, कॉलर 4233, स्वागत है आपका रेडियो वॉइस ऑफ खालसा पर। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सलाम वालेकुम जी। जी वाहेगुरु जी का खालसा, वालेकुम सलाम। जी मैं जो है ना नुमानी साहब, मैं थोड़ा अपने एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। मैं हिंदू, जिसे हिंदू बनाया गया उसमें से निकल के सिखों में आया हूँ 1997 में। और जब हम पहले हिंदू के इसमें जी रहे थे तो इन्होंने लोगों ने मतलब इनके कल्चर में भर दिया गया है कि मुसलमान भी इस देश के दुश्मन है और सिख कौम भी इस देश की दुश्मन है। सिर्फ ये हिंदुस्तान हिंदुओं का राज है, जबकि वो हिंदू नहीं है, उनके बारे में उनको पता नहीं है। पर जो अपने आप को जो ये कहते हैं ठाकुर बाण या वो ब्राह्मण, ये कहते हैं कि तुम हिंदू हो, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जबकि वो चोर हैं, डकैत हैं, ये हिंदू हैं। और तो नुमानी साहब मैं कई बार देखता हूँ जब ये जो सिख दंगे कराते हैं जो RSS वाले, कि क्या करते हैं कि जब ये मुसलमानों को मारना होता है तो वो टिक्के लगा के गले में पड़ने पा के जाते हैं कि हिंदू दिखाते हैं, भाई हम हिंदू पूरे मार रहे हैं मुसलमानों को। और जब मुसलमानों को जब हिंदुओं को मारना होता है तो ये यही लोग, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, वही लोग टोपियां पा के मुसलमानों की और ये हिंदुओं को मारते हैं। तो मेरा जो अंदाजा है, तो मेरा तो जो अंदाजा, आप इस पे अपनी टिप्पणी दें, ये मेरी बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो, शुक्रिया। जो आपने जो मेन पॉइंट बताया था जागृति का, उसी पे हम चल रहे हैं और आप भी हमारा साथ दोगे इसमें, और आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू जी। ये बिल्कुल आपने बात सही की, आपकी बात सिद्ध हो चुकी है। कई जगह पर ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं कि जो टोपी लगाए हुए थे, नकली दाढ़ियां लगाए हुए थे और उन्होंने धमाके किए और दाढ़ियां जब भागे वो तो दाढ़ियां गिर गई उनकी, टोपियां गिर गई उनकी, और पता चल गया कि ये लोग नकली मुसलमान थे। और कई जगह यही लोग, संघी लोग, डर के लोग बम बनाते हुए पकड़े भी गए। ये बात तो बहुत ज्यादा साबित हो चुकी है कि ये लोग इस तरह का गेम खेलते हैं। तो लेकिन मैं फिर एक मरतबा यही बात दोहराता हूँ कि पहले जितने लोग इन सब बातों को जानते थे, आज उससे कहीं ज्यादा लोग इन बातों की जानकारी रखते हैं। खुद आपने अपने बारे में अभी जो कुछ बताया, उससे भी यही बात साबित होती है कि आपको भी पहले जानकारी नहीं थी और अब जानकारी मिल चुकी है आपको। ऐसे ही संख्या बढ़ती चली जाएगी। बस जरूरत इस बात की है कि पेशेंस के साथ, बहुत धीरज के साथ, मगर तेज रफ्तारी के साथ हम लोग अपने काम को जारी रखें, हमारी नीयतें ठीक रहे, तो हमें लगता है कि हमारे मालिक की कृपा हम पर होगी और हमारा ये खूबसूरत प्यारा देश ये पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगा। वो मंजिल ठीक है, थोड़ी दूर हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमें पूरी उम्मीद के साथ अपने कदम से कदम मिलाते हुए, हर एक के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए और हर एक को सहयोग देते हुए, हर एक का सहयोग लेते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कॉलर का हमारे साथ लाइन पे जुड़ने के लिए। नुमानी साहब, जैसा कि 1 मिनट हमारे शो के लिए शेष है, तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जो आज आपको लोग सुन रहे हैं 40 कंट्रीज में, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदाय के बैठे लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपने भी अपना जीवन समाज को समर्पित किया हुआ है, आप समाज को जगा रहे हैं। जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि आप उन लोगों को जो वाकई आजादी की गुहार लगाते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जी। मैं अपने ऐसे तमाम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों से बहुत प्यार के साथ ही कहना चाहता हूँ कि यकीन मोहतम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। यानी अगर हमारा यकीन मजबूत रहेगा, हमारा अपनी विचारधारा पर जो बहुत सोच समझ कर बनाई जाए, जिसमें कोई अन्याय न हो, उस विचारधारा पर हमारी आस्था मजबूत होगी और अमल पे हम, यानी मुसलसल हम मेहनत करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करते रहेंगे। और तीसरी चीज और, मोहब्बत फातिह आलम सचमुच हमारे दिल में
तमाम भाइयों और बहनों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, सबके बच्चों और बच्चियों के लिए सचमुच हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत होगी तो फिर यकीनन हम जंग जीतेंगे। मेरा पैगाम सब भाइयों बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों सबसे ये है कि बिना मायूस हुए और बिना गुस्से में आए, न तो मायूसी होनी चाहिए न गुस्से में आना चाहिए, बल्कि बहुत ही ठंडे दिलो दिमाग से मगर पूरे जोश व खरोश के साथ हमको देश के तमाम ही अंगों और तमाम समाजों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने की ये मुकद्दस लड़ाई जारी रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमें विजय प्राप्त होगा। मैं पूरी उम्मीद का पैगाम सबसे देना चाहता हूँ, सबके दिलों में उम्मीदों का चिराग रोशन करना चाहता हूँ। हमारे सामने हमारे महापुरुष रहने चाहिए, हमारे सामने हजरत मोहम्मद साहब की संघर्ष पूर्ण जिंदगी रहनी चाहिए, हमारे सामने बाबा गुरु नानक जी की वो प्यारी जिंदगी रहनी चाहिए जिसमें उन्होंने कितने सफर किए, कितना ज्ञान सीखा, कितना फैलाया, कितने टूटे दिलों को जोड़ा और क्या उन्होंने प्यारा संदेश दिया। अगर हम अपने इन महापुरुषों की तारीख पर नजर रखते हुए काम करेंगे तो हम यकीनन कामयाब होंगे। जी नुमानी साहब, समय हमारा समाप्त हो चुका है। आप रेडियो वॉइस ऑफ खालसा पर जुड़े और जो आपने अपने विचार और जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की उसके लिए तहे दिल से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, रेडियो खालसा का और तमाम सुनने वाले भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।